नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ समृद्धि यादव। आज हम आपको हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी और छोटी खबर से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर शिमला से। शिमला में कांग्रेस विधायक सुदर्शन बबलू ने एंट्री टैक्स पर बीजेपी के हंगामे को बेवजह बताया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में केवल मामूली वृद्धि हुई है, जिसे भाजपा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। बबलू ने कहा कि पीजीआई में इलाज के लिए लोगों को कई टोल टैक्स देने पड़ते हैं, पर भाजपा ने उस पर कभी विरोध नहीं किया। साथ ही उन्होंने चक्का जाम और प्रदर्शन में बीजेपी से जुड़े लोग शामिल होने का भी आरोप लगाया है। विधायक ने जनता को गुमराह करने के भाजपा के कदमों पर भी सवाल उठाया है। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिस तरीके से बीते दिन कहा था कि जो एंटी टैक्स है वो नहीं लगेगा, लेकिन आज भी जिस तरीके से देखा गया लगातार जगह जगह पर लोगों का रोष भी व्यक्त हुआ है। फिलहाल इस समय हमारे बीच मौजूद है चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुदर्शन बबलू जी। बबलू जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। जिस तरीके से एंटी टैक्स को लेकर लगातार प्रदर्शन भी लोग कर रहे हैं और आने वाले समय में ये भी कहा जा रहा है, चाहे जो भारत सीमावर्ती क्षेत्र है, चाहे उत्तराखंड या हरियाणा या पंजाब की बात करें, यदि टैक्स रहता है तो निश्चित तौर पर वो भी हिमाचल के वाहनों पर टैक्स लगाएंगे। देखिए, ऐसा है, हिमाचल प्रदेश में अभी बड़ा माइनर सा एंटी टैक्स लगा है। 70 रुपये से 100 रुपया जो है गाड़ी का हुआ है। ये बिना मतलब से हो हल्ला करने का भाजपा का काम है। हम जब अंब से पीजीआई तक जाते हैं तो लगभग 1000 रुपया हमें आने जाने का जो है टोल देना पड़ता है। कुराली में देना पड़ता है, कुराली के बाद हमें कुराली से आगे देना पड़ता है, और उस पर नया अगर हम एयरपोर्ट रोड पे जाएं तो वहां पर हमें अलग से टोल देना पड़ता है। तो ये टोल, उसके ऊपर कभी इन्होंने विरोध नहीं किया। हमारे ही लोग पीजीआई जाते हैं, हिमाचल के लोग मैक्सिमम जो है वहां पर इलाज करने के लिए जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं। हिमाचल में थोड़ा सा टैक्स 70 रुपये से 100 रुपये हुआ और इन्होंने हो हल्ला करना शुरू कर दिया, और वहां पर जो चक्का जाम कर रहे हैं वो भी बीजेपी के ही लोग हैं। तो ये इनका सिर्फ सुर्खियों में रहना, अखबारों की सुर्खियों में आना, यही इनका काम है। हमारे पंजाब में इतने टैक्स लगे हुए हैं, कीरतपुर में अपना टाइम पीरियड पूरे होने के बाद भी 3-4 साल तक वहां पर लोग हमारे से टैक्स वसूलते रहे, हिमाचल के लोगों से टैक्स वसूलते रहे। तो इसके ऊपर इन्होंने कभी उंगली नहीं उठाई। हिमाचल के अंदर थोड़ा सा अगर 70 रुपये से 100 रुपये हुआ है तो इन्होंने जो है विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के वहां पे एंट्रेंस पे जाकर भी इन्होंने जो है होना। जिस तरीके से विधायक सतपाल सत्ती की बात करें, उनका कहना है कि जो ऊना के भी अधिकांश जो लोग हैं उनकी भी रिश्तेदारी ऊपर नीचे होती है, इससे कि उनको भी प्रभाव पड़ेगा, पर्यटन क्षेत्र को भी प्रभाव पड़ेगा। काफी देवी स्थल है यहाँ पर, हजारों की संख्या से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ से भी पर्यटक। देखिए, रिश्तेदारियां तो हमारी पंजाब में नहीं, हमारे बाकी राज्यों में भी है। रिश्तेदारी तो हमारी बाहर के देशों में भी है। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बाहर के देशों में टिकट भी फ्री कर दे इनकी, एयरपोर्ट की, एयरलाइंस की टिकट भी इनके लिए फ्री कर दे सरकार। और रिश्तेदारियां ठीक है, रिश्तेदारी में हम भी जाते हैं। हम मेरे ससुराल मेरे फ्लोर में है, वहां पे हम एक टैक्स, एंट्री टैक्स पे हम 500 रुपया, एक टोल पे ही 500 रुपया जो है लुधियाना के पास जो है वहां पे देना पड़ता है। तो भाजपा विधायक रणधीर ने भी ये कहा था कि अगर देखा जाए तालमेल की कमी देखने को मिल रही है। जो ठेकेदार है उन्होंने पेमेंट दे दी है और ऐसे में जो दरें बढ़ी है उसे कम नहीं कर सकती, और मुख्यमंत्री द्वारा या फिर सरकार का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जो ठेकेदार से उनसे मुलाकात नहीं की है। देखिए, ऐसा है, आज ही माननीय मुख्यमंत्री ने पिछले कल ही इसका जो है ब्यौरा कर दे दिया था कि जो हम इसके दरें जो है नहीं बढ़ा रहे हैं। तो उसके बाद जो है उसका टेंडर हो गया है और ठेकेदारों से बैठ के टॉक होगा, उनसे जो पैसे भी होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जो पैसा उनसे उतना जो है शेयर उनको भी कम किया जाएगा। तो इस सरकार की अपनी योजना है, अपना उनकी कार्यशैली है। तो इसके ऊपर इनका मकसद जब टैक्स कम कराना, जब इनको चिंता जनता की थी या ठेकेदारों की है? मुझे तो लगता है इनको ठेकेदारों की चिंता ज्यादा है। तो ये समझता हूँ कि आज इनके जो लोग हैं, इन्होंने अपने को लोगों को काम दे करके, चाहे हम उसकी बात करें, इन्होंने हिम केयर की बात करें तो हिम केयर पे इन्होंने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए वो हिम केयर योजना लेके आए थे। आज हॉस्पिटलों में हम देखने को मिल रहा है, अभी इनकी जब जांच हुई है तो वहां पता लगा कि मर्दों के बच्चादानी का ऑपरेशन कर दिया। तो ये चीजें हमें आज सामने देखने को मिल रही है। अगर ये भी जानना चाहिए कि आपके क्षेत्र में यानी कि चिंतपूर्णी माता मंदिर है, उसकी सुंदरता के लिए पर्यटक अधिक पहुंचे, श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, उसके लिए सरकार क्या प्रयास करेगी? देखिए, मैं विधायक बनने के बाद माता चिंतपूर्णी जी के मंदिर का हमने निर्माण का सोचा, क्योंकि भाजपा के वो लोग हैं जो भगवान के नाम से, धर्म के नाम से जो राजनीति करते हैं। हम धर्म के नाम से, भगवान के नाम से राजनीति नहीं, और हम भगवान को सच्चे मन से मानने वाले लोग हैं।
और मैंने वहां पर जब हमने उसका सोचा उसके बारे में, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने बात की, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से हमने बात की। हमारी सरकार ने 130 करोड़ रुपए का टेंडर लगा दिया है। 130 करोड़ रुपया हम जो है माता चिंतपूर्णी जी के सुंदर भवन को बनाने के लिए जा रहे हैं। हम जैसे वैष्णो देवी का मंदिर है, वैष्णो देवी का मंदिर का विस्तारीकरण हुआ, तिरुपतिनाथ मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर प्रदेश के अंदर जो हैं, हम उसी की तर्ज पर माता चिंतपूर्णी जी का जो स्थान को बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो है पवित्र स्थान जो है माता चिंत देवी का स्थान है। लाखों ही नहीं करोड़ों लोग जो हैं, देश से नहीं विदेशों से जो लोग जो हैं वहां पर आकर के अपना आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, महामाई का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और महामाई के सुंदर भवन को माता चिंतपूर्णी जी कांग्रेस सरकार का यह भी कहना था कि जितने भी हमारे देवी स्थल है वहां पर भी जो बस की ऐसी सुविधा की जाएगी जो कि प्रत्येक मंदिर को घुमाए, यानी कि सभी जगह भ्रमण, चाहे हम चिंतपूर्णी की बात करें या विजयश्री की, बगलामुखी समेत सभी मंदिरों के दर्शन कराए जाएंगे। देखिए, हमारी सरकार बनने के बाद चिंतपूर्णी माता से हमने वॉल्वो बस जो है दिल्ली के लिए चलाई थी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उसका जो है शुरुआत की थी। उसके बाद हमने खाटू श्याम जी को, चिंतपूर्णी से डायरेक्ट खाटू श्याम जी को बस चलाई है। अभी हम चिंतपूर्णी जी से गोल्डन टेम्पल के लिए बस चलाने के लिए मैंने अभी हम उप मुख्यमंत्री जी से मैंने बात की है कि दर्शन दरबार जो है इस तरीके के बस का नाम देकर के हम सीधा चिंतपूर्णी से गोल्डन टेम्पल के लिए बस चलाएं, और भगवान के जो जितने बड़े पवित्र स्थान हैं उनको एक साथ जोड़ने की जो है हम कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये थे सुदर्शन बबलू जी। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि चिंतपूर्णी माता मंदिर है, अपनी तो जो आसपास के जितने भी मंदिर है वहां से श्रद्धालु की सुविधा के लिए जो बसें, वॉल्वो बसें का भी इंतजाम किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक जो पर्यटक है हिमाचल प्रदेश में आए, ताकि हिमाचल प्रदेश की आय में भी वृद्धि हो। कमलेश शर्मा की रिपोर्ट शिमला से। लाहौल स्पीति में हाल ही में भारी बर्फबारी के बाद हालात चिंताजनक हो गए हैं। जी आपको बता दें, अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोल के पास ऊंचे पहाड़ से ग्लेशियर्स गिरने लगे हैं। ये सड़क और आवाजाही के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। उपायुक्त किरण भारना ने सभी पर्यटकों और स्थानीय निवासियों से सतर्क रहने की अपील की है। फिलहाल प्रशासन ने चेतावनी दी कि कोई भी व्यक्ति नदी के पास या जोखिम वाले क्षेत्रों के पास ना जाए। इजराइल ईरान युद्ध का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। जी आपको बता दें, हिमाचल में सड़क निर्माण कार्यों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा है, जहां एलडीओ के दाम बढ़ने से ठेकेदारों ने काम रोक दिया है। कई परियोजनाएं अब अधर से लटक गई है। मंत्री ने मामले को केंद्र सरकार के सक्षम उठाने की बात कही है। जो है वो ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, और लगातार जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके जो बयान आ रहे हैं उसकी वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल है उसके जो प्राइसेस में कभी उछाल आ जाता है, दिन रात एक ही रात में उछाल आ जाता है और एक ही रात में गिरावट आ जाती है। तो उसकी वजह से पूरा विश्व का जो ट्रेड है और ख़ास करके जो कच्चे तेल का ट्रेड है उसमें महंगाई हमको देखने को मिल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जिस तरीके से जो ऑयल का सप्लाई, क्योंकि सारा मैक्सिमम जो है ये आपके पर्शियन गल्फ से और जो है आपका जो है यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू सारा जो है क्रूड ऑयल आता है भारत को, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमको देश के अंदर भी देखने को मिल रहा है और प्रदेश के अंदर भी देखने को मिल रहा है। पहले तो ये हमारा जो समस्या थी ये एलपीजी सिलेंडर तक सीमित थी, अभी जो है पेट्रोल और डीजल के दामों तक सीमित थी। अब इसका इम्पैक्ट हमारा जो है जो विटामिन है जो हम अपने टारिंग में इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर भी ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। हम इसका हमारा विभाग इसके ऊपर लगातार हमने निगरानी बनाई हुई है और हमारा ये प्रयास है कि इसका कोई भी सीधा इफेक्ट हमारे जो है वो क्षेत्र के लोगों को ना हो, मगर फिर भी ये देखा जा रहा है कि जो हमारा
सड़कें प्रदेश के अंदर बनती है, जो नाबार्ड के अंदर और पीएमजेएसवाई के अंदर हमारी 3 मीटर की विड्थ की सड़कें हैं, क्योंकि अलग अलग मीटर्स की जो है विड्थ की सड़कें बनाई जाती है। जो 3 मीटर विड्थ की सड़कें हैं उनका जो पहले पर किलोमीटर कॉस्ट हमको बैठता था वो करीबन 13 लाख रुपए, 13,75,000 रुपए जो है बैठता था। अब वो बढ़ के 17 लाख रुपए हो गया है, तो करीबन 4 लाख का इसमें हमको महंगाई हुई है। वैसे ही जो आपका 6 मीटर का सड़क है, पहले करीबन 27.5 लाख रुपए जो है पर किलोमीटर था, अब वो करीबन 35 लाख रुपए जो है वो हो गया है, उसमें भी करीबन 8 लाख रुपए की वृद्धि है। और वैसे ही जो आपके पीएमजेएसवाई और नाबार्ड के 10 मीटर के विड्थ के रोड है, जो पहले करीबन 40 लाख रुपए, 41 लाख रुपए थे, वो अब करीबन 53 लाख रुपए जो है हो गए, जिसमें करीबन 12 लाख रुपए का फ़र्क है। तो कुल मिलाकर हमको इसका अगर मोटा मोटा अनुमान जो अभी हमने विभाग ने लगाया है, 100 करोड़ रुपए का इसमें असर जो है वो विभाग को पड़ा है। मगर हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक तो पीएमजेएसवाई सड़कें हैं, हमने इसका एक प्रपोजल अभी नरेगा को, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है केंद्र सरकार का, उनको भेजा है कि जो कॉस्ट एस्केलेशन हो रही है विटामिन की, इसका, क्योंकि ठेकेदारों ने भी इसमें भी बोलना शुरू किया है कि इसका जो एडिशनल बर्डन है वो कौन बेयर करेगा, तो उसके लिए हमने प्रस्ताव भेजा है। और मुझे लगता है क्योंकि कि एक हिमाचल का इशू नहीं है, पूरे देश का इशू है, इसलिए जल्द उसमें हमको कोई उसमें क्लैरिफिकेशन केंद्र सरकार की ओर से आएगी। जो दूसरा हमारा नाबार्ड और सीआरएफ और हमारा जो एएमपी प्रदेश की ओर से किया जाता है, उसका प्रपोजल अभी डिपार्टमेंट की ओर से बनाया जा रहा है, क्योंकि उसका सीधा रूप से जो उसका बर्डन है वो प्रदेश के ऊपर आएगा, प्रदेश के वित्तीय कोष के ऊपर आएगा। तो उसका प्रपोजल अभी डिपार्टमेंट बना रहा है, फिर उसके ऊपर हम एक निर्णय लेंगे कि कैसे उसको पूरा करना है। अब ये तो क्योंकि ये मसला केवल हिमाचल तक ही सीमित नहीं है, दिस इज़ मोर ऑफ अ नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू, मगर फिर भी हमारा कोशिश रहेगा कि हम अपने जो तय मापदंड हमने सड़कें प्रदेश के अंदर बनानी है वो बनाई जाए, उसमें जो ये कॉस्ट एस्केलेशन हुई है उसका कम से कम इम्पैक्ट हो, और उसमें हमको अगर थोड़े समय तक अपने काम को हॉल्ट भी करना पड़े तो उसके बारे में भी हम विभागीय चर्चा करेंगे, क्योंकि अनुमानित है कि अगले कुछ महीने के अंदर, अगले 1 आधे महीने के अंदर जो है वो स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बेहतर होगी। तो उसका जो भी डिपार्टमेंटली इसमें हमको जो फीडबैक आएगा उसके मद्देनज़र रखते हुए इसका आगामी समय में इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। जी आपको बताएं, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और कई क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। साथ ही मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं और ओलावृष्टि की चेतावनी भी दी गई है। तापमान गिरने से लोगों को फिर ठंड का सामना करना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से मौसम ने करवट बदली है, ऐसे में बताना चाहेंगे कि आज भी 7 जिला के लिए येलो अलर्ट यानी कि आंधी तूफान का दिया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए बीते दिन भी जो प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा देखने को मिली। ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करें तो लाहौल स्पीति के जिस तरीके से बारालाचा, शिंगलाधारा, रोहतांग में बर्फबारी के चलते जो प्रदेश में पूरे समूचे प्रदेश में ठंड का प्रकोप देखने को मिला। फिलहाल अगर देखा जाए राजधानी शिमला में सुबह के समय हल्की हल्की बारिश जरूर हो रही थी, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी धूप निकली है। लेकिन अभी भी जिस तरीके से जो देखा जा रहा है, शीतलहर का प्रकोप अत्यधिक देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए जो पश्चिमी विक्षोभ यानी कि लगभग इसका जो असर है 9 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। ऐसे में जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है, और खासकर जो जनवरी जैसी ठंड है वो यानी कि अप्रैल माह में भी देखने को मिल रही है। ये बात जरूर है कि जिस तरीके वीकेंड के दौरान बाहरी राज्यों से जो पर्यटक है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात व अन्य राज्यों से जो पर्यटक है हिमाचल प्रदेश पहुंचते हैं, ऐसे में पर्यटकों की संख्या में जरूर इजाफा हुआ। फिलहाल मैं पेश से चाहूंगा कि
कुछ राजधानी शिमला की तस्वीरें दिखाई जाए। जिस तरीके से राजधानी शिमला की अगर हम बात करें तो मौसम ने जिस तरीके से करवट बदली है और कुल मिलाकर जो देखा भी जा रहा है, बीते दिन भी प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र में वर्षा देखने को मिली। वहीं अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश के मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अप्रैल माह में जो ठंड लौटी है, बीते कुछ घंटों से प्रदेश के कई इलाकों में बारिश भी हो रही है, जबकि ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, शिमला के अनुसार राज्य के कई जिलों में गरज चमक और तेज हवाएं और ओलावृष्टि को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगर देखा जाए IMD ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सोलन, सिरमौर जिला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिलों में हल्की गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का पूर्व अनुमान है। वहीं अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो मौसम साफ रह सकता है, लेकिन आगामी कल के लिए कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन जो जिला है वहां के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन स्थानों पर गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। अन्य जिलों की बात करें तो जो मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। वहीं अगर हम 7 अप्रैल की बात करें तो मौसम एक बार फिर मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते पूरे प्रदेश में बारिश बर्फबारी होगी। और IMD के अनुसार ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा इस दिन यानी कि कई स्थानों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है, जिसका प्रभाव 8 अप्रैल तक देखने को मिलेगा। अगर इस दौरान प्रदेश के अधिकांश जिलों जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला, सोलन, सिरमौर में बारिश के आसार है। इसके अलावा बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से सोलन, सिरमौर में भी बारिश के आसार बताए गए हैं, प्रदेश के बारिश और बर्फबारी के चलते कई क्षेत्रों में तापमान में गिरावट आई है। राजधानी शिमला की बात करें तो राजधानी शिमला समेत कई ऊंचाई वाले इलाकों में लोगों को ठंड सता रही। वहीं मौसम विभाग के अनुसार लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा करने से बचने और बिजली गिरने की स्थिति में खुले स्थानों पर दूर रहने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, खासकर जो लॉस बीती है उन क्षेत्रों में जो अधिकांश क्षेत्र में है वहां सड़क मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं। खासकर अगर हम बारालाचा की बात करें, बारालाचा के अलावा शिमला दर्रा और रोहतांग में जो सड़क मार्ग है पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार वहां पर बर्फबारी हुई, ऐसे में सुबह शाम वहां पर ब्लैक आइस जमने के चलते कहीं ना तो कहीं वहां जाना किसी जोखिम से कने। फिलहाल अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से जो मौसम ने करवट बदली है, ऐसे में निश्चित तौर पर जो ठंड है यानी कि जनवरी जैसी जो ठंड है अप्रैल माह में भी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही, अब मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो चलिए रुक करते हैं अगली कुछ खबरों की ओर। अगली खबर हिमाचल से। हिमाचल के बागवानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जी हां, अब आपको बता दें कि अब MIS योजना का पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। DBT के जरिए भुगतान से पारदर्शिता बढ़ेगी। बागवानी मंत्री ने भाजपा के आरोपों पर भी सीधा जवाब दिया है। सरकार ने इसे किसानों के हित में बड़ा कदम बताया है।
टीएमसी को लेकर बहुत सारे विषयों पे आज चर्चा हुई है और विशेषकर जो MIS का जो पेंडिंग अमाउंट जो फार्मर्स को देना है उस पर भी चर्चा हुई। और इसमें पहले भी हमने फैसला लिया है कि अब जो है काइंड में हम जो है फार्मर्स को नहीं देंगे बल्कि इनको DBT के माध्यम से देंगे। और आज ही मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस संबंध में बातचीत हुई है और जैसे ही सरकार से जो भी धनराशि प्राप्त होगी हम जो है पहले स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को प्रायोरिटी के हिसाब से DBT करेंगे जो भी उनकी देनदारी है। सर, दूसरा भाजपा आरोप लगा रही है और धरना प्रदर्शन भी करेगी 8 से 11 तारीख तक। भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। इस तरीके से जो है वो पंचायती राज चुनावों में जो रोस्टर के साथ छेड़छाड़ के भी आरोप लगा रही है कि हम लोगों के बीच में जाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। बजट सेशन बड़ा लंबा था, बहुत समय जो है भारतीय जनता पार्टी विधायक दल को मौका मिला जो भी मुद्दे थे उसके ऊपर चर्चा करने का, उसको सदन में लाकर सरकार को घेरने का। परंतु इस लंबे बजट सेशन में भाजपा जो है बिल्कुल जो है मुद्दे ढूंढने में कामयाब नहीं हुई। ना तो लॉ एंड ऑर्डर का कोई मुद्दा मतलब बता पाए, ना ही वो कोई भ्रष्टाचार के मुद्दों को जो है उजागर कर पाए। तो ये तो एक हताशा के उसमें है। और अब जब विधानसभा में कुछ नहीं बन पाया तो अब जो है एक जनता के बीच में आके लोगों को गुमराह करने का एक नया तरीका अपना रहे हैं। सर, जिस तरह से एंटी टैक्स को लेकर सदन में भी फायदेमंद मानते हैं आप, चाहे किसानों की बात करें या बागवानों की बात करें, इस बिल में क्या ऐसी खासियत है कि उनके जो अधिकार है वो सुरक्षित है? अब इस किस्म के जो भी आयोग होते हैं उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि संबंधित जो भी लोग हैं या जो संस्थाएं हैं या जो एक समूह होता है उनके लिए अपना एक प्लेटफॉर्म होता है गवर्नमेंट लेवल पे जहां वो जो है अपनी बात को रख सकते हैं। और आयोग भी जो है जो उनको दायित्व दिया है उसके तहत उनके जो है हितों की रक्षा कर सकते हैं। सर, युद्ध चल रहा है, काफ़ी लंबा समय हो गया है और इस तरीके से आपको क्या लगता है ज़्यादा लंबा अगर खींचता है युद्ध तो कितनी समस्याएं और पेश आ सकती हैं? क्योंकि संकट भी युद्ध जो है कहीं भी हो उसका प्रभाव जो है हर दुनिया के देशों पे पड़ता है। और वर्तमान जो खाड़ी युद्ध है इसके कारण खासकर हमारा जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत है, LPG की समस्या है। और हिंदुस्तान जो है ऐसे जगह पे फंस गया है कि ट्रम्प के कारण जो है हम बहुत ज़्यादा जो घुटने हमारे केंद्र की सरकार ने इनकी जो विदेश नीति जो है फेल हो गई है और ट्रम्प की गुलामी करने के कारण ये सारा नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। और अगर आप देखें अमेरिका के भी हाल ठीक नहीं है। पहली बार देखें कि आप युद्ध के दौरान उनके जनरल बदल दिए गए, न केवल जनरल बल्कि बहुत सारे जो टॉप लेवल के जो मिलिट्री में हायरार्की में थे उनको बदलने से ये साफ जाहिर होता है कि ट्रम्प जो है उनके हाथ से ये युद्ध। हमीरपुर के चबूतरा क्षेत्र में बड़ी पेयजल योजना पर काम जारी है। जी आपको बता दें व्यास नदी से पानी लेकर 42 गांव तक पहुंचाया जाएगा। इस योजना पर करीब 24 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। करीब 10,000 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सितंबर तक योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चबूतरा के लिए जो हम एक स्कीम बना रहे हैं सोर्स सस्टेनेबिलिटी के नाम से, जो चबूतरा के लोकल सोर्सेज हैं उनमें हम रिवर ब्यास से पानी उठाने जा रहे हैं थ्रू परकोलेशन वेल। और एक तकरीबन 24 करोड़ रुपए की स्कीम हम बनाने जा रहे हैं।
इसमें से हमारी 6 पंचायतें जो हैं उनको लाभ होगा और 42 गाँव को लाभ मिलेगा। जो इसकी आबादी है वो तकरीबन 10,000 आबादी को लाभ मिलेगा। इसका काम हमारा टारगेट इसको सितंबर तक करने का है। सितंबर तक हम लोगों को इसमें पानी दे देंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये चबूतरा के लिए हम तकरीबन 24 किलोमीटर दूर से पाइप के द्वारा पानी लेके आ रहे हैं, जो कि कार्य पूरी गति से चला हुआ है। इससे पहले जो इन इलाकों में लोकलाइज स्कीम है वो भी स्कीम्स भी चलेंगी। हम उनका भी रखरखाव ठीक ढंग से करेंगे। गर्मियों में प्रायः देखा जाता है कि उन सोर्सेज में डिस्चार्ज जो है वो कम हो जाता है, इसीलिए इस स्कीम का नाम जैसे मैंने आपको बताया सोर्स सस्टेनेबिलिटी ऑफ द वेरियस WSS। उन स्कीमों के मेन टैंकों में हम पानी। शिमला के मतियाना में रोड रेस का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जी आपको बता दें, ऑडी कार सवार पर्यटकों ने एक स्थानीय व्यक्ति को टक्कर मार दी। आरोप है कि उन्होंने पिस्तौल जैसी वस्तु दिखाकर लोगों को डराया। घटना के बाद पुलिस ने नाका लगाकर आरोपियों को पकड़ लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। बीते दिन जिला शिमला के मतियाना में पर्यटक और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हुआ। बताना चाहेंगे कि जो पर्यटक थे यानी कि दिल्ली नंबर के वाहन थे, उन्होंने जो स्थानीय लोगों को टक्कर मारी, जिसके बाद जो विवाद हुआ अत्यधिक बढ़ गया। बताना चाहेंगे कि जो गाड़ी नंबर यानी कि DL10CZ यानी कि 7071 ने 2 युवकों को टक्कर मारी, जिसके बाद स्थानीय लोग आगे आए और स्थानीय लोगों ने गाड़ी को रोका। ऐसे में जो चालक थे और जो उसके साथ व्यक्ति था, उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ बहसबाजी की और विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक बंदूक निकाली, जिसके बाद जो मतियाना में एक जिस तरीके से डर यानी कि माहौल हो चुका था। वहीं अगर देखा जाए, जो स्थानीय लोगों ने इसकी जो शिकायत है वो ठियोग को बताई और ठियोग पुलिस ने आगे रास्ते में नाका लगाया। प्रेम घाट चौक के पास पुलिस ने नाका लगाया, लेकिन जो देखा जा रहा था, जो मतियाना बाजार में जिस दौरान यानी कि 5:50 पर यह घटना उस समय पेश हुई, जब जो 2 लोगों को टक्कर मारी। उसके पश्चात स्थानीय लोग जब उन्हें बचाने आए, उनसे बातचीत करने गए, वहां गाली गलौज के साथ साथ मारपीट तक यह माहौल उत्पन्न हो गया। वहीं जो देखा गया, जो स्थानीय लोगों ने एक बंदूक निकाली, बंदूक के डर के मारे जो वहां एक भय का माहौल हो गया था। वहीं जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा, यानी कि जिसमें एक व्यक्ति उज्जैन जैन यानी कि पंजाबी बाग सहारनपुर का था, वहीं सोहिल अरोड़ा बसंत बिहार सहारनपुर उत्तर प्रदेश का। दोनों की आयु 36 वर्ष की थी। और लेकिन जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, गिरफ्तार के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार जो उनके पास जो बंदूक थी वो चीनी निर्मित यानी कि एक लाइटर था। लेकिन इसके बाद जो वहां पर दहशत अत्यधिक फैली। अगर देखा जाए, इससे पहले भी जिस तरीके से सिमरिट्री में एक युवक द्वारा अल्टो कार में यानी कि व्हाइट कार में जो बंदूक लहराते हुए नजर आया था, उस दौरान भी यह पाया गया था वो एक लाइटर था। वहीं पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसी सामग्री अपने साथ ना ले जाए, जिसके चलते यहाँ पर जो ये माहौल डर का कायम हो जाता है। लेकिन पुलिस ने उन दोनों लोगों को यानी गिरफ्तार कर दिया है और साथ ही अब जो छानबीन लगातार जारी है। फिलहाल जो देखा गया, बीते दिन जिस दौरान यह मतियाना में यह घटना हुई, उसके बाद जो प्रदेश के आसपास भी जो डर का माहौल हो गया था। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से। शिमला में भाजपा नेता सुधीर शर्मा ने सरकार पर तीखा हमला बोला। जी हां, आपको बता दें, उन्होंने कहा कि प्रदेश की असली स्थिति छुपाई जा रही है। सीएम के बयानों को उन्होंने सपनों का हिमाचल बताया है। सरकार पर जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश की जमीनी समस्याओं को भी उठाया है। नमस्कार। मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार में असम गए। अभी मैं वहां पर उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य को देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई वित्तीय संकट नहीं है, किसी की भी सैलरी जो है वो डेफर नहीं की गई है, सबको पेंशन मिल रही है।
महिलाओं को जो 1500 रुपए देने का वादा किया था वो प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं को मिल रहे हैं। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि 59 साल के ऊपर जो भी पुरुष हैं उनको भी 1500 रुपए मिल रहे हैं। और साथ ही फिर से अपनी वही बात दोहराई कि हम 2027 में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, 2032 में सबसे अमीर राज्य होंगे। वहीं कल मुख्यमंत्री जी का भी मैं सुन रहा था, वक्तव्य उन्होंने एक चैनल को दिया, उसमें उन्होंने कहा कि व्यवहारिक नहीं है और संभव नहीं है। तो ये बात तो चलिए जग जाहिर है और उनकी बात सही भी है, लेकिन जो मुख्यमंत्री जाकर के असम के प्रचार में ये कह रहे हैं, देश के एक कोने से दूसरे कोने में जहां भी चुनाव होता है वहां ये भ्रामक प्रचार करना, ऐसा ही प्रदेश में करते हैं। तो मैं प्रदेश की जनता से ये कहना चाहता हूं कि इनके सभी वक्तव्यों को, भाषणों को, जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं उनको ध्यान से अभी से शुरू से लेकर अभी तक सुनिए, तब आपको पता चलेगा कि प्रदेश के साथ हो क्या रहा है। आज प्रदेश के जो हालात हैं, जो खुली छूट प्रदेश के अंदर, चाहे वो प्रशासनिक ढांचा है, चाहे राजनीतिक ढांचा है वर्तमान सरकार का, प्रदेश को लूटने का काम वर्तमान सरकार के संरक्षण में हो रहा है, ये मेरा आरोप है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।